हाय, जैसा कि हम पढ़ रहे थे बजट 2025-26 कि हम फाइनेंशियल ईयर 25-26 का बजट पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन इसको पेश करता है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर पेश करती हैं। करंट के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? वो है हमारी निर्मला सीतारमण जी। उन्होंने 8वीं बार लगातार बजट को पेश किया। मतलब इंडिया के अपने यहाँ की सबसे ज़्यादा बार बजट लगातार पेश करने वाले पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं। और अगर आप ओवरऑल बात करेंगे, जो सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया वो मोरारजी जी देसाई है। ठीक है, इस तरह से हमने बेसिक की बात की थी, जिसमें हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर की, 4 पिलर्स की बात कर रहे थे, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट। तो उसमें हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर में, जिसमें आपने पढ़ा कि गवर्नमेंट ने बोला है कि हम एक प्रधानमंत्री धन धान्य योजना ले आएंगे, किसानों के लिए ले आएंगे, जिसमें से इंडिया के 100 जिलों को उठाया जाएगा जो कृषि पे ज़्यादा निर्भर होते हैं, और उनको डेवलप किया जाएगा, वहाँ पे कार्यक्रम किए जाएंगे, उनको सुविधाएं दी जाएंगी। उसके बाद मैंने बताया कि आपका दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए भी प्रोग्राम लाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम दलहन बाहर से मंगवाते हैं, डिपेंडेंसी हमारे दूसरे कंट्री पे है, तो उसको भी हम आत्मनिर्भर करेंगे, उस पर हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, तो उस पर काम होगा। दलहन के बाद मैंने बताया कि बिहार में एक मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे इंडिया में 90% मखाना बिहार के द्वारा सप्लाई किया जाता है, लेकिन वहाँ पे अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसकी उपज को बढ़ाया जा सके, प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। तो इसलिए वहाँ पे मखाना बोर्ड बनाया जा रहा है, जिससे वहाँ पे जो मखाना को उपजाने वाले किसान हैं उनको फायदा हो सके, वो अपने कच्चे माल को अच्छे दामों पर बेच सकें, और अच्छी किस्म के बीजों को, मतलब जो मखाना प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, जितनी भी चीज़ें हैं, इरीगेशन है, सब उसमें प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर मैंने बताया नेशनल मिशन ऑफ हाई यील्डिंग सीड्स, एक उच्च उपज वाले सीडों के लिए भी एक मिशन चलाया जाएगा, जिसमें हम शुरुआत में 100 बीजों को लेंगे, जिसको उन्नत बीज में कन्वर्ट किया जाएगा। उन्नत बीज का मतलब होता है ताकि उनका प्रोडक्शन या उनकी उपज ज़्यादा हो सके, तो उस पर भी गवर्नमेंट काम करेगी। इसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि हम मत्स्य पालन पे काम करेंगे। मत्स्य पालन, फिशरीज, मतलब मछली पालन पे काम करेंगे। ठीक है, इसका एक फ्रेमवर्क बनाया गया है मत्स्य पालन का। फ्रेमवर्क क्या है आपका? इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको कहते हैं EEZ। देखो, अभी मैं ये भी बता रहा हूं ये होता क्या है। ठीक है, तो मत्स्य पालन का एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये एक तरह का जोन होता है। अब देखो, इस जोन के अंदर क्या, जैसे आप लोग सुने होंगे कि हमारा रॉयल सीमा है, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट है, उसी तरह से एक जोन होता है EEZ, जिसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ओशियन का एक ऐसा एरिया लिया जाता है कि जैसे अगर आप देखोगे, नॉर्मली आप देखो तो इंडिया क्या है, अगर हम बात करेंगे तो ये है, तो हमारा क्या है, महाराष्ट्र से अगर आप देखोगे, गोवा, इधर गुजरात, तो यहाँ से हमारा रिवर शुरू होता है, ओशियन। यहाँ भी ओशियन है, यहाँ भी ओशियन है, यहाँ भी ओशियन है। ठीक, ऊपर का क्षेत्र हमारा ओशियन वाला नहीं है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक जोन बना दिया, EEZ जोन, जिसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें कहा गया कि समुद्र से 200 नॉटिकल माइल, ठीक है, ये एक कोस्ट लाइन उन्होंने एक्सटेंड किया कि हमारा जो समुद्र है यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स तक जो होगा, ये एरिया इकोनॉमिक जोन में आता है, हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो सिंपल भाषा में आप कह सकते हो, EEZ इज अ एरिया इन ओशियन दैट एक्सटेंड 200 नॉटिकल मील्स फ्रॉम द कंट्री कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन हमारी ये कोस्ट लाइन है, इसको हम कोस्ट लाइन कहते हैं। कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक को एक जोन बनाया गया है, एक एरिया घोषित किया गया है ओशियन का, जहां पे हम मत्स्य पालन का काम शुरू करेंगे, फिशरीज का काम शुरू करेंगे। ठीक है, और ज़्यादातर ये फोकस किया गया है अंडमान एंड निकोबार एंड
लक्षद्वीप समूह। ठीक है, तो मत्स्य पालन के लिए क्या है, मत्स्य पालन के लिए भी गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक योजना लाएंगे मत्स्य पालन का, जिसमें EEZ जोन को हम कवर करेंगे, एक फ्रेमवर्क बनाएंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए। हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है कि हम जो कॉस्ट लाइन डिफाइन करते हैं, जैसे गुजरात में, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आप जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे, केरला, फिर आपका केरला के साथ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, आंध्र प्रदेश हल्का ऊपर जाएंगे तो आपका उड़ीसा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉस्ट लाइन है, उस कॉस्ट लाइन से सटे हुए 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होगा, वहां पे हम मत्स्य पालन का पे जोड़ देंगे, ताकि मछलियों का उत्पादन बढ़ सके और उसका भी हम आयात और निर्यात दोनों कर सकें, क्योंकि मछलियों से बहुत चीज़ें बनती हैं, दवाएं भी बनती हैं, मछलियों की खपत भी ज़्यादा है। अब आप देखेंगे कि जो भी समुद्र के किनारे हैं वो ज़्यादातर डिपेंडेंसी मछलियों पे भी होते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद मिशन ऑफ कॉटन, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। कॉटन क्या होता है, कॉटन मतलब रुई जो हम बनाते हैं, तो कॉटन की प्रोडक्टिविटी पे भी हम जोर देंगे। क्यों? क्योंकि कॉटन भी बहुत ज़रूरी है। इसमें जो है आपके काम की चीज़ जो है वो यही है कि इस मिशन में फोकस कहाँ पे किया जाएगा। भाई कॉटन की प्रोडक्टिविटी पे तो हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन कॉटन की भी बहुत सारी वेराइटियाँ होती हैं। उसी तरह से कहा गया है, तो इसमें जो एक्स्ट्रा लार्ज स्टेपल कॉटन वेराइटी, कॉटन की एक वैरायटी आती है एक्स्ट्रा लार्ज स्टेपल कॉटन। तो गवर्नमेंट ने कहा हम एक कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए भी मिशन लॉन्च करेंगे, जिसमें हम फोकस करेंगे एक्स्ट्रा लार्ज स्टेपल कॉटन पे, मतलब जो सबसे अच्छी क्वालिटी का कॉटन है हम उस पे फोकस करेंगे। इसके बाद एग्रीकल्चर में ही फोकस किया गया कि जो KCC है, इनहेंस क्रेडिट, किसकी थ्रू KCC के थ्रू जो क्रेडिट दी जाती थी उसको भी हम इनहेंस कर रहे हैं। मतलब आप हम अब शुरू में बताया था कि KCC क्या होती है, किसान क्रेडिट कार्ड। ये होता है उन किसानों को बनाया जाता है जो खेती पे डिपेंडेंसी होती है। तो अभी तक क्या था, 3 लाख तक इस पे लोन सैंक्शन हो सकता था। अब क्या किया गवर्नमेंट ने, इसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया कि कोई भी किसान अपने फसल के लिए एक योजना में 3 से 5 लाख तक का लोन ले सकता। पहले मैक्सिमम 3 तक था, मैक्सिमम 5 तक है, क्योंकि फसल के 2 तूर चलते हैं, दोनों तूर में वो इतना उधार ले सकता है, उसको भर सकता है। इसके बाद असम में एक यूरिया प्लांट लगाने के लिए योजना आई है। कहाँ पे? असम में। असम में यूरिया प्लांट लगाया जाएगा। कितने का? 12.7 लाख मेट्रिक टन, क्योंकि यूरिया के भी दाम हम देख रहे हैं बहुत तेजी के साथ ग्रोथ कर रहे हैं। तो यूरिया की भी डिपेंडेंसी बाहर के कंट्री पे है। हम यूरिया का पूरी तरह से उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, यूरिया यहाँ पे नहीं बन पा रही है। यूरिया की डिपेंडेंसी ज़्यादातर आउटर कंट्रीज से है, बाहर से मंगाए जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम असम में एक यूरिया प्लांट बनाएंगे, जिसमें 12.7 लाख मेट्रिक टन यूरिया का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, ये कहाँ पे होगा? ये है नारमप, ये असम में कहीं होगा, तो वहीं पे है, मुझे नहीं पता कहाँ है। तो यहाँ पे ये प्लांट लगाया जा रहा है असम में। प्लांट इतना याद रखिए, आपके याद रखने केवल इतनी चीज़ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कहाँ पर यूरिया प्लांट लगाने की बात कही है। तो असम में यूरिया प्लांट लगाया जाएगा। कितने मीट्रिक टन का यहाँ पे उत्पादन की क्षमता रखी जाएगी? 12.7 लाख मीट्रिक टन इसकी क्षमता होगी। यहाँ पे जो उत्पादन होगा वो 12.7 लाख मिलियन टन का उत्पादन किया जाएगा। तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट ने लॉन्च करेगी, योजनाएं ले आएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं MSME की। ठीक है, MSME में अगर हम बात करेंगे तो MSME में क्या था, जो निवेश और टर्नओवर की सीमा थी, इसमें 2 सीमाएं थी। एक निवेश की होती है,
एक टर्नओवर की होती है कि किसी ने निवेश कितना किया, पैसा कितना लगाया, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, फिर उसका टर्नओवर कितना हुआ। जैसे आपने 1 करोड़ का निवेश किया और आपका 10 करोड़ का टर्नओवर हुआ, हमने क्या लगाया और हमें क्या मिला। तो इसमें क्या था, इसमें पहले था निवेश पे 2.5% और टर्नओवर पे 2% इन्होंने बढ़ा दिया है। इट मीन्स अगर आप देखोगे 2 करोड़ लगा रहे हो तो उसका 2 गुना, परसेंट नहीं सॉरी, गुना बढ़ाया गया है। मतलब अगर यहाँ निवेश एमएसएमई के अंतर्गत, ये ध्यान दीजिएगा, एमएसएमई डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो निवेश की राशि थी वो 2.5 गुना बढ़ा दी गई थी। अगर आप 2 लगा रहे थे तो अब आप 2 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा, 4.5 करोड़ लगा सकते हो। टर्नओवर क्या हुआ करता था, अगर आपने 1 लगाया है तो उस केस में आपका 2 गुना, 2 करोड़ का टर्नओवर तक एमएसएमई के अंतर्गत आता था। अब क्या है, अब इसका 2 गुना हो जाएगा, कितना, इसी का 2 गुना ले लो, 9 करोड़ का आपका टर्नओवर हो जाएगा। ये अब एमएसएमई के अंतर्गत आने लगे हैं। इसके 4 स्लैब बनते हैं, 1 2 का, फिर 4 का, फिर 8 का, फिर 10 का। अब क्या हुआ, वो स्लैब बढ़ गए हैं, 2 वाला 4 में पहुंच गया है, फिर 8 है, फिर 15-16 तक पहुंच गए हैं। वो भी 15-16 करोड़ तक का निवेश अब एमएसएमई के अंतर्गत आने लग गया है। ठीक है, इसके बाद इसमें गवर्नमेंट ने कहा एमएसएमई में कि हम स्टार्टअप के लिए फंड रेज करेंगे। मतलब जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको जो लोन की रिक्वायरमेंट होती है, जो उन्हें अंशदान किया जाता है, उसके लिए गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपए का अंशदान किया है। मतलब एक तरह से अमाउंट सैंक्शन किया है, जिसके अंतर्गत एक क्या होगा, फंड ऑफ फंड्स है के अंतर्गत क्या किया जाएगा, अंशदान किया जाएगा। अब देखो यहां पे क्वेश्चन था फंड ऑफ फंड्स क्या होता है, कि फंड पे फंड देना है। जैसे आप या कोई भी हो, कोई कोई कोर्स करके निकलो, आपने एमबीए किया, बीबीए किया, बीसीए किया, बीटेक किया, कुछ भी, अब आप चाहते हो कि आप एंटरप्रेन्योरशिप बन जाओ, आप अपना कोई काम शुरू करो, लेकिन आपके पास अमाउंट नहीं है। उस केस में गवर्नमेंट आपको एमएसएमई में के अंतर्गत लोन सेक्शन करती है, जो हमें कहां से मिलता है, जो स्टार्टअप फंड कहलाता है, कि स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट द्वारा कुछ लोन लेना, वो फंड हमें देता है फंड्स ऑफ फंड। ये 2016 में ये डिपार्टमेंट बनाया गया था। इसका स्टार्ट जो हुआ था, ये स्टार्ट 2016 में हुआ था, फंड्स ऑफ फंड्स। तो उसी के अंतर्गत गवर्नमेंट ने क्या कहा कि 10,000 करोड़ का हम अंशदान करेंगे, किसके थ्रू, फंड्स ऑफ फंड्स के थ्रू। किसके लिए, स्टार्टअप के लिए, कि हमारे जो भी युवा हैं, जो युवा पढ़ के निकल रहे हैं, उनको फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उन्हें लोन दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या आता है कि जो पहली बार उद्यम करने वालों के लिए योजना निकाली जाएगी। फंड्स ऑफ फंड के अंतर्गत आपका ये भी आएगा, आपके काम के लिए नहीं है। बाकी कुछ और भी चीजें हैं, जैसे मेजर फॉर द टॉयज सेक्टर, हाँ ये जरूरी है। जो हमारा टॉय सेक्टर है, मतलब जो खिलौने वाला सेक्टर है, ये प्लास्टिक के खिलौने, लकड़ी के खिलौने, काठ के खिलौने जो बनते हैं, उस पे भी इस बार गवर्नमेंट स्कीम लाएगी। उन्होंने कहा एमएसएमई के अंतर्गत टॉय सेक्टर को रखा जाएगा, जिसमें उसके प्रोडक्शन के लिए, उसकी क्वालिटी के लिए, उसके इनोवेशन के लिए, और वो इंडिया में ही बने, उसको इंडिया का ग्लोबल हब बनाने की बात की गई है। मतलब इसमें टॉयज का ग्लोबल हब की बात की गई है, कि जो टॉय सेक्टर है उसमें हम इंडिया को ग्लोबल हब बनाएंगे। किसके थ्रू, नई नई टेक्नोलॉजी के थ्रू,
और उसमें हम क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। क्वालिटी के इम्प्रूव के साथ साथ क्या है, टेक्नोलॉजी को भी या इनोवेशन ले आएंगे। तो ये आपके कुछ पॉइंट थे जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए। इसके बाद आता है तीसरा, एमएसएमई के बाद हमारा आता है कौन सा पिलर, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपने एग्रीकल्चर में देख लिया गवर्नमेंट कौन कौन सी योजनाएं ला रही है। एग्रीकल्चर के बाद आपने देखा कि एमएसएमई के अंतर्गत कौन सी योजनाएं आएंगी। एमएसएमई में क्या किया उन्होंने, जो निवेश था और जो टर्नओवर था उसको उन्होंने बढ़ा दिया है। बढ़ा के क्या कर दिया, निवेश को 2.5 गुना बढ़ा दिया है, टर्नओवर को 2 गुना बढ़ा दिया है। मतलब अगर आप 2 करोड़ का निवेश करके उससे टर्नओवर ले रहे थे तो अब वो क्या हो गया, उस 2 करोड़ के निवेश को बढ़ा के उन्होंने 4.5 करोड़ कर दिया है, 5 करोड़ कर दिया। उस पर जो टर्नओवर आएगा वो 5 का दुगना आएगा, 10 करोड़ तक का। तो वो आपके एमएसएमई के अंतर्गत आएगा, क्योंकि एमएसएमई का अगर आप देखेंगे तो टैक्स भी अलग होता है, टैक्स का स्लैब अलग होता है, बाकी भी चीजें अलग होती हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या है, पहला है सक्षम, ये ज्यादा जरूरी है आपका, आंगनबाड़ी, सक्षम आंगनबाड़ी एंड योजना। ठीक है, ये कौन सी है, ये 2.0 है। इसके पहले आंगनबाड़ी योजना आ चुकी थी, जिसमें आप देखते होंगे गांव में, शहरों में जो गर्भवती महिलाएं होती थी या जो 3 साल से कम के बच्चे होते थे, नवजात शिशु जिन्हें कहा जाता है, 0 से 6 मंथ के, 12 मंथ के, 1 साल के, 2 और 3 साल के, साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं होती थी उनके लिए कुछ पोषक आहार आते थे, जैसे दलिया हो गया, मक्का, दाल, घी, तेल, तो ये चावल, ये सारी चीजें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाती थी। वो हमारा सक्षम आंगनबाड़ी की योजना के अंतर्गत आता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सक्षम आंगनबाड़ी योजना की घोषणा की, जिसमें 2.0 रखा गया। अब इसमें कहा कि एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है, ये एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम। ठीक है, ये नाम क्यों दिया, देखो अभी तक हमारे दिमाग में क्या था, आंगनबाड़ी के नाम पे गर्भवती महिलाएं या बच्चों के लिए था। अब इसमें क्या कहा गया कि जो कुपोषित महिलाएं हैं, क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो सही समय पे सही आहार नहीं पाती हैं। आप गांव में या पिछड़े इलाकों में चले जाइए, वहां पे पोषक तत्व वाली चीजें नहीं मिलती हैं डिलीवरी के दौरान, या जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उन सब के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, सक्षम आंगनबाड़ी योजना 2.0, जिसमें उनके लिए पोषक तत्वों की निर्भरता कम की जाएगी, उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो आया था अटल थिंकरिंग लैब। ठीक है, नाम बहुत अटपटा है, अटल थिंकरिंग लैब, मैं हिंदी लिख दे रहा हूं, अटल थिंकरिंग लैब। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें कहा गया है कि 50,000 लैबों को इस्टेब्लिश्ड किया जाएगा। कहाँ पे, इंडिया में। कहाँ पे, गवर्नमेंट स्कूलों में 50,000 लैब जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पे डेवलप्ड किए जाएंगे। किसके लिए, ताकि वहाँ पे बच्चे वर्कशॉप कर सकें, इनोवेशन कर सकें, और साथ ही साथ साइंस टेक्नोलॉजी। अब इसी की बात आज की डेट में होती है कि साइंस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, इंजीनियरिंग क्या है, मैनेजमेंट क्या है, इनके स्किल्स को हैंड ऑन प्रैक्टिस कर सकें। उसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम ले आई है, अटल थिंकरिंग लैब की स्कीम है आपकी। ये दूसरी स्कीम है इन्वेस्टमेंट के अंदर, जहां गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट करेगी। अटल थिंकरिंग लैब के अंतर्गत 50,000 लैब को डेवलप किया जाएगा। कहाँ पे, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल होंगे, उसके अलावा कहीं नहीं होगा, केवल गवर्नमेंट स्कूलों में 50,000 लैब का डेवलपमेंट होगा अटल थिंकरिंग लैब के अंतर्गत। जहाँ पे बच्चे क्या सीखेंगे, हुनर सीखेंगे, स्किल्ड सीखेंगे, स्किल साइंस में, टेक्नोलॉजी में, मैनेजमेंट में, बाकी सभी चीज़ों में स्किल सीखेंगे वो, और वो रोजगार के लिए खुद से तत्पर रहेंगे। मीन्स वो अपना वर्क भी शुरू कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, और यहाँ से जॉब की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ जाएंगी। मतलब आपको ये कह सकते हो
कि अभी कहते नहीं है कि हुनर नहीं है लोगों के पास इसलिए जॉब नहीं देते हैं, पैसा नहीं देना चाहती है कंपनी। तो गवर्नमेंट ने उसी के लिए ये स्कीम लाई है ताकि लोग स्किल्ड रहें। अगर आप कहते हो किस तरह के लेबर चाहिए, हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, मैन पावर स्किल्ड की रिक्वायरमेंट होती है जो सीखा सिखाया है, तो अब क्या होगा, वो सीख के ही आएंगे। इसके बाद जो तीसरा आया था भारत नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत सरकारी मद में, हाँ भारत नेट, ठीक है, भारत नेट प्रोजेक्ट रन कर रहा है। अब इन्होंने क्या किया कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पे नेट की व्यवस्था की जाएगी, वहाँ इंटरनेट रहेगा। और इसके साथ साथ स्वास्थ्य केंद्र भी आ रहे हैं। जैसे हम देखते हैं जो स्वास्थ्य सामुदायिक होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पे नेट की कनेक्टिविटी नहीं रहती। अब क्या किया गवर्नमेंट ने, भारत नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं और जितने भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं उन सब जगहों पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड होगी। इसके बाद चौथा हमारा आता है भारतीय भाषा पुस्तक। अब सोच रहे होंगे इसमें क्या गवर्नमेंट ने दिया। भारतीय भाषा पुस्तक योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट ने डिजिटलाइजेशन करने की बात कही है। इट मीन्स जितने भी भारत की पुस्तकें हैं जो इंडिया के द्वारा लिखी गई हैं, जो इंडिया की भाषाओं पे हैं, जैसे हिंदी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, इन लैंग्वेज में जितनी भी किताबें हैं वो सारी किताबें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आएंगी। ठीक है, क्योंकि हमें डिजिटली की बुक्स नहीं मिलती हैं। हम जब डिजिटली बुक ढूंढते हैं तो हमें फॉरेन राइटर की बुकें मिल जाती हैं, लेकिन इंडियन राइटर की बुकें नहीं मिलती हैं। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए भी स्कीम निकाली है, भारत भाषा पुस्तक योजना, जिसके अंतर्गत इंडिया की भाषा, सभी भाषाओं की पुस्तकें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल मिलेंगी। इसके बाद है कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र। कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता, ठीक है। कौशल विकास चल भी रहा है, आप देखते होंगे हर जगह कौशल विकास चल रहा है। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बर, मतलब हर चीज़ के लिए, आईटी सेक्टर के लिए, कंप्यूटर सेक्टर के लिए, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, सबका कौशल विकास योजना चल रही है। कुछ आईटीआई कॉलेजों में चलती हैं, कुछ गवर्नमेंट जगहों पे चलती हैं, कुछ अलग से ही इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं प्राइवेट सेक्टर के मर्जर के साथ, जहाँ पे ये सारी योजनाएं चलती हैं कौशल विकास के लिए। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, कौशल विकास के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। कितने केंद्र खोले जाएंगे? 5 नेशनल स्किलिंग सेंटर खोले जाएंगे। अभी तक के लिए 5 ही की बात हुई है कि हम इसके अंतर्गत 5 नेशनल सेंटर खोलेंगे एक्सीलेंट फॉर स्किलिंग के लिए, जहां पे लोग क्या कर सकते हैं, नई नई स्किल को सीख सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत गवर्नमेंट ने बहुत ही जगह इन्वेस्ट करने की बात कही है, और जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं इन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, सबके लिए ठीक है। इसके बाद है एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी इन आईआईटी। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी इन आईआईटी। हमें पता है कि अभी लेटेस्ट 5 न्यू आईआईटीज खुली हैं। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि इन्होंने कहा है ये जो 5 नई आईआईटीज खुली हैं इनका एक्सपेंशन किया जाए और 6500 स्टूडेंटों को, मतलब 65 स्टूडेंट इसमें और पढ़ सकें। भाई सीटें कितनी होती हैं? 14,000, 16,000, इस तरह से सीटें होती हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो नई आईआईटीज खुली हैं, 5 नई आईआईटी, उनका एक्सपेंशन किया जाए। एक्सपेंशन करने से क्या होगा कि वहाँ पे सीटें और ज़्यादा इंक्रीज होंगी। सीटें इंक्रीज होंगी तो नंबर ऑफ
स्टूडेंट काउंट बढ़ेगा और ज़्यादा लोग स्किल्ड होंगे। तो इस पे भी गवर्नमेंट ने बात कही है 5 नई IITs का एक्सपेंशन किया जाएगा, जहाँ पे कितने छात्र और पढ़ सकते हैं, 6500 छात्र पढ़ सकते हैं। तो इसमें आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि कितनी IITों के एक्सपेंशन की बात गवर्नमेंट ने कही है और उसमें कितने छात्र और पढ़ सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, 5 IITs हैं और 6500 छात्रों को बढ़ाने की बात कही गई है। इसके बाद है शिक्षा के लिए AI की उत्कृष्टता, या ये कह सकते हैं AI केंद्र खोले जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होती है AI में, आज की डेट में बहुत चल रहा है। कितने सेंटर खोले जाएंगे? 500। इसके लिए सेंटर की बात की गई है, कि उत्कृष्टता के लिए AI केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपए का सैंक्शन किया है। ठीक है, इसके बाद कहा है डे केयर कैंसर सेंटर। कितने? 200 सेंटर नेक्स्ट 3 ईयर। मैंने दोनों एक साथ ले लिया। ठीक है, तो क्या है कि AI केंद्र उत्कृष्टता के लिए नए AI केंद्र खोले जाएंगे। उसके लिए 500 करोड़ सेक्शन किया है गवर्नमेंट ने। और डे केयर कैंसर सेंटर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं वहाँ पे डे केयर कैंसर सेंटर खोले जाने हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 200 सेंटरों को अभी दिया है अगले 3 साल के लिए, कि 3 साल में 200 सेंटरों पे हमारे डे केयर कैंसर सेंटर ओपन हो जाने चाहिए। उसका इन्होंने इसमें बात किया है या इसकी योजना लॉन्च की है कि अगले 3 साल के अंदर 200 डे केयर कैंसर सेंटर खोल दिए जाएंगे। इसके बाद PM स्वनिधि आया है। PM स्वनिधि योजना ये पहले से ही रन कर रहा है। PM स्वनिधि योजना, अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये पहले से चल रहा है। इसको इन्होंने क्या किया? रिवैम्ड कर दिया है। इट मीन्स इसको बढ़ा दिया गया है आगे। जैसे होता नहीं, कोई चीज़ 1 साल के लिए हो, उसको फिर अगले 1 साल के लिए आप रिवैम्ड कर दो, बढ़ा दो। तो वही यहाँ भी कहा गया है, इसको बढ़ा दिया गया और इसमें 3000 की लिमिट की गई है। मतलब जो UPI लिंक अकाउंट होंगे, अकाउंट कह सकते हो, या जो क्रेडिट कार्ड होंगे कस्टमर का, वो उसकी लिमिट 30,000 रुपये एक्सटेंड कर दी गई है। ये उनके लिए होता है जैसे कोई छोटी सी दुकान खोलना चाह रहा है या कोई हल्का सा बड़ा काम करना चाह रहा है, नाई की दुकान हो गई, कोई एक छोटा सा कहीं कारोबार करने के चक्कर में है, तो उनके लिए 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इसके अंतर्गत योजना चली थी PM स्वनिधि योजना, जिसमें आप छोटे कामों को करने के लिए लोन ले सकते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको भी रिवैम्ड कर दिया और उन्होंने कहा कि जो UPI लिंक क्रेडिट कार्ड रहेगा उसकी लिमिट 30,000 एक्सटेंड कर दी गई। जिससे पहले 70 रही होगी तो अब 100 कर दी गई। 1 लाख थी तो उसकी 1,30,000 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा अमाउंट नहीं दिया जा रहा था, इसमें छोटे अमाउंट दिया जा रहे थे छोटे कारोबारियों को। जैसे नॉर्मल व्यवसायी होते हैं, किसी ने किराना स्टोर खोल लिया, किसी ने सिलाई की दुकान खोल ली, किसी ने इन्वर्टर की दुकान खोल ली, कोई इलेक्ट्रिसिटी की दुकान खोल लिया, तो उसके लिए PM स्वनिधि योजना के तहत लोन मिल जाता था आसानी से। गवर्नमेंट ने क्या किया कि PM स्वनिधि योजना को रिवैम्ड कर दिया, मतलब इसको और बढ़ा दिया और इसमें जो क्रेडिट लिमिट थी उसको 30,000 और बढ़ा दिया कि अब जो थोड़ा बहुत ले सकते थे अब 30,000 या उस 30,000 और बढ़ा के हम उस पर लोन ले सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा ताकि आपको बोरिंग ना लगे। अगर आप बोर हो रहे हो तो एक गाना सुन लीजिएगा, फ्रेश हो जाएगा माइंड। थ्योरी है, योजनाएं लॉन्च हुई तो आपको ऐसे ही लगेगा कौन कौन सी योजना, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद है सपोर्ट स्टेट टू इंफ्रास्ट्रक्चर। जितने भी स्टेट हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना के लिए गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा। कितने का? इसके अंतर्गत 1.5 लाख करोड़ रुपए का क्या किया गया है, प्रपोज किया गया। कितने साल के लिए? 50 ईयर्स के लिए। अब लोग सोच रहे हैं 1.5 लाख करोड़ 50 साल कैसे चलेंगे, तो इतना किया गया है, 50 साल के लिए किया गया है। क्या किया गया है? ऋण मुक्त किया गया है। ध्यान से सुनिएगा। स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सपोर्ट टू स्टेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर,
मतलब संरचना के लिए जो स्टेट को सपोर्ट दिया जाना था उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि 1.5 लाख करोड़ तक का हम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सपोर्ट देंगे, जिस पे 50 साल तक कोई ब्याज सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेगी। क्योंकि आप भी सुनते होंगे कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से उधार लेती है पैसा, उधार लेके यह विकास का कार्य करती है। क्या करती है वो अलग चीज़ है, लेकिन नाम पे विकास के ही आता है। यहाँ से उधार लेंगे, विकास करेंगे और उसको फिर ये क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। जैसे इन्होंने हाईवे बनाया, हाईवे से आने वाले टैक्स से गवर्नमेंट उस डिपार्टमेंट के चलाती है और साथ ही साथ सेंट्रल का उधार वापस करती है। तब इन्होंने क्या किया कि 50 साल तक एक भी रुपए ऋण नहीं लेंगे इस पे, इस अमाउंट पे। तो उसका भी गवर्नमेंट ने एक थीम दिया है कि सपोर्ट टू स्टेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत 1.5 लाख करोड़ तक का ब्याज हम स्टेट को ऋण हम स्टेट को देंगे, ताकि वो अपने स्टेट की संरचना को और संरचना को बढ़ाएं और उस पर हम 50 साल तक कोई भी ब्याज नहीं लेंगे, उस पर कोई भी ऋण नहीं लेंगे। तो ये याद रखने का, पूछ सकते हो कि केंद्र सरकार ने स्टेटों को कितना अमाउंट सैंक्शन किया है जिसपे वो ब्याज नहीं लगेगा 50 साल तक। वो 1.5 लाख करोड़ होता है, या ये भी हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाने वाले ऋण पे कितने सालों, दिए जाने वाले अमाउंट पे, बोरो पे, उधार पे कितने सालों तक ऋण नहीं लगेगा, तो वो 50 सालों तक है। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने क्या किया कि सेकंड प्लान दिया 2025 से 2030 तक के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का 10 लाख करोड़ रुपए को सैंक्शन किया है। किसके लिए? नए प्रोजेक्ट जो लॉन्च होंगे। नए प्रोजेक्ट आपके कोई भी हो सकते हैं। एसेट के नाम पे आया है, एसेट के नाम पे, इसको कहते हैं एसेट। एसेट के नाम पे ये आया है। सेकंड प्लान है, फर्स्ट प्लान 2020 से 25 में आया था, सेकंड प्लान के अंतर्गत आया है, जिसमें 10 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। जो नए नए प्रोग्राम जो आएंगे उनके लिए, बहुत से प्रोग्राम क्या होते हैं, प्लान्ड नहीं होते, अनप्लान्ड होते हैं, समय के साथ आ जाते हैं, तो उनके लिए ये पैसा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जल जीवन मिशन लॉन्च किए हैं इन्होंने। जल जीवन मिशन, ठीक है, जल जीवन मिशन जो है ये पहले से चल रहा था, इसको 2028 तक बढ़ा दिया गया। इस मिशन को हर घर हर जल पहुंचने वाला जो था कि उसको ये बढ़ा के 2028 तक कर दिए। हालांकि इस मिशन के अंतर्गत मेरे यहाँ भी वाटर नहीं आया है, ठीक है, लेकिन ये एक योजना है जिसमें जल जीवन मिशन है, हर घर तक जल पहुंचाने की बात कही गई है। तो इसको उन्होंने, गवर्नमेंट ने 2028 तक बढ़ा दिया है। शहरी चुनौती निधि, मतलब अर्बन चैलेंज फंड दिया गया है। कितना? 1 लाख करोड़ का फंड यहाँ भी दिया गया है। आप फंड याद रखिएगा, फंड ही पूछा जाएगा। शहरी चुनौती निधि का मतलब होता है कि शहर में विकास के लिए, जैसे रोड का विकास है, नालियों का विकास है, सीवर लाइन का विकास है, इलेक्ट्रिसिटी का विकास है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ रुपया सैंक्शन किया है। किस ईयर में? 2025 से 2030 तक के लिए। लेकिन इसमें कहा है कि 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन होगा, किसमें? 2025 और 26 में। ठीक है, तो शहरी चुनौती निधि मतलब शहरों के विकास के लिए गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ रुपया सैंक्शन किया है, जिसमें उसने कहा है कि पहले फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 10,000 करोड़ रुपया सैंक्शन किया जाएगा। इसका मतलब पूरा एक साथ सैंक्शन नहीं होता है। जैसे आप योजनाएं देखते हैं उसमें क्या होता है, या आप जो सिंपल ठेकेदारों को देख लो, तो पहले उनको 10% पैसा मिलता है, फिर 25% मिलता है, फिर 50% मिलता है, फिर काम होने पे पूरा अमाउंट मिलता है। जैसे काम होता जाता है वैसे ही उनको अमाउंट मिलता रहता है। तो उसी तरह से उन्होंने क्या किया, शहरी चुनौती विधि निधि के अंतर्गत किया है कि पहले साल में हम आपको 10,000 करोड़ रुपए देंगे, फिर आप उसको हमें दिखाइए कि आपने क्या काम किया है। उसके बाद फिर हम दूसरा अगले फाइनेंशियल ईयर में और पैसा सैंक्शन करेंगे। ठीक है, इसके बाद की जो चीज़ें हैं हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, नहीं तो लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा।